अनमोल, नाम छोटा लेकिन दहशत बहुत बड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम मेंबर और उसका अपना सगा छोटा भाई। पहले छोटा मोटा गुंडागर्दी, कॉलेज की राजनीति, फिर रंगदारी और फिर मौका मिलते गए और अनमोल के हाथों में आ गया गैंग का क्राइम कंट्रोल। सालों तक सोशल मीडिया अनमोल का हथियार रहा। वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती और विपक्षी गैंग को चेतावनी देता था। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अकेले राजस्थान में 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई को पेशी के बाद फिलहाल 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। क्या है उसकी क्राइम कुंडली, इस रिपोर्ट में आते हैं। लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ी चोट। लॉरेंस बिश्नोई को लगा झटका। अनमोल से खुलेंगे कई बड़े राज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। अनमोल राजस्थान का भी टॉप वांटेड क्रिमिनल है। राजस्थान समेत कुल 12 राज्यों में मोस्ट वांटेड था अनमोल बिश्नोई। राजस्थान पुलिस ने अनमोल पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। अनमोल की राजस्थान में क्राइम कुंडली क्या है, आइए आपको बताते हैं। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु दुतारा वाली पंजाब का रहने वाला है। अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2011 में SOPU नामक संगठन बनाया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। लॉरेंस के खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई की चंडीगढ़ पंजाब में कई विरोधी गिरोहों से दुश्मनी थी, जिसके कारण पंजाब में गैंगवॉर की घटनाएं होने लगी। साल 2016 में लॉरेंस ने अनमोल को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा था। तब अनमोल के खिलाफ मारपीट और अवैध हथियार के 3 मामले दर्ज हुए थे। साल 2016-17 में लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों के कई व्यापारियों और अमीर लोगों को धमकाकर जबरन वसूली कर रहा था। अनमोल अपने भाई लॉरेंस द्वारा किए गए अपराधों में शामिल होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई साल 2015 से जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर गोल्डी बराड़ गिरोह का संचालन कर रहा था। गोल्डी बराड़ के साथ अनमोल भी इस गिरोह के संचालन में शामिल था। लॉरेंस जेल में रहते हुए राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में अपराध चला रहा था। व्यापारियों, बिल्डरों और राजनेताओं को फोन पर फिरौती की धमकी देता रहा। फिरौती न देने पर शूटरों की मदद से हत्या करा दी जाती थी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर आतंक फैलाया जाता रहा। अमेरिका से डिपोर्ट कर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। लेकिन बात अगर की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 8 मामले दर्ज है। जिस तरह से बताया जाता है, जोधपुर के कमिश्नरेट के पूर्व में जो है 4 मामले दर्ज है। वही बात अगर की जाए पश्चिम जिले में है जो 4 मामले दर्ज है। वासुदेव इसरानी की हत्या का मामला हो, चाहे मनीष जैन के घर पर फायरिंग करना, आग लगाना, और साथ ही साथ अगर बात की जाए पश्चिम जिले में डॉक्टर सुरेश चांदक और रितेश लोया हैंडीक्राफ्ट उद्यमी के घर पे फायरिंग करने का भी मामला था। इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व जिले में रितेश सोनी के साथ साथ थ्रेट देना, पैसा मांगना, फिरौती मांगना, और उसके अलावा जोधपुर इसी जेल में रहते हुए उसके खिलाफ जो है 3 मामले दर्ज हुए थे रातानाडा थाने में। अनमोल बिश्नोई एक अपराध नेटवर्क चला रहा है, जिसके सदस्य कई अलग अलग देशों से हैं, जैसे कि पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई में इनका नेटवर्क है, जो अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अलग अलग क्षमताओं में गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में करीब 31 मामले दर्ज हैं। राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के तहत 22 केस दर्ज हैं। साल 2017 में जोधपुर के व्यापारी की हत्या की थी। फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के शूटरों को अनमोल बिश्नोई ने पनाह दी थी। देश में कुछ शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नेतृत्व में एक जबरन वसूली गिरोह चलाते हैं। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा इस गिरोह के मुख्य सहयोगी हैं, जो इसे विदेश से संचालित करते हैं। अनमोल बिश्नोई को लाने के बाद में अब उम्मीद है कि जिस तरह से उसका नेटवर्क बना है, क्योंकि लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई की गैंग पूरे राजस्थान में नंबर 1 की गैंग बन चुकी है। जिस तरह से जो है फिरौती और पैसा मांगने की जो घटनाएं सामने आई है, उसको लेकर अब कह सकते हैं अनमोल बिश्नोई को लाने के बाद में इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस की मदद काफ़ी होगी। लेकिन ये नेटवर्क तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस को लेकर फैन फॉलोअर बढ़ी हुई है, जिसमें युवा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर से अब जब ये आएगा उसके बाद में जब उसका पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा, तो अब वो जो बाकी के जो बचे लोग हैं उनकी भी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कार्रवाई कर सकेगी।
बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर जघन्य अपराध और मीडिया पर उनका खुला प्रदर्शन कर लक्षित पीड़ितों और आम जनता को आतंकित करते हैं, जिससे गिरोह की नापाक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ श्रीगंगानगर थाने में धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। साथ ही आईपीसी की धारा 25, 54 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लंबे समय से विदेशी धरती पर बैठे इस गैंगस्टर को आखिरकार भारतीय एजेंसियों ने दबोच लिया। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद लगातार निगरानी, विदेशी एजेंसियों से साझा ऑपरेशन और फिर डिपोर्ट कर भारत लाया गया है अनमोल बिश्नोई। एयरपोर्ट से सीधे विशेष सुरक्षा में ले जाया गया, जहां एनआईए की टीमों ने कड़ी पूछताछ शुरू की। सालों तक सोशल मीडिया अनमोल का हथियार रहा। वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती, विपक्षी गैंग को चेतावनी, रंगदारी के लिए खुलेआम धमकी, कई बार हमलों की जिम्मेदारी भी खुद ली। लॉरेंस के बाद अनमोल को पकड़ना सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी से गैंग वॉर का खेल खत्म होगा या कोई नया सरगना इसकी जगह ले लेगा। इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में अनमोल बिश्नोई बंद था। 2021 में जब उसे जमानत मिली, उसके बाद में वो जो है डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि अनमोल बिश्नोई जिस तरह से पकड़ा गया है और भारत लाया गया है, तो उसका जो नेटवर्क पूरा है, जिस तरह से जो है लॉरेंस बिश्नोई के बाद पूरी गैंग को ऑपरेट अनमोल बिश्नोई करता था, उसके गैंग से जुड़े लोगों को चिन्हित करने में एजेंसियों को मदद मिलेगी और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में भी काफ़ी पुलिस को मदद मिलेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को लाया गया, तो अब जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि अब अनमोल बिश्नोई को जोधपुर लाकर उससे अन्य मामले में गिरफ्तारी कर उनसे और गहन पूछताछ की जाए और उस गैंग को तोड़ने का प्रयास किया जाए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। वहीं जयपुर में 9 साल की बच्ची अमायरा के सुसाइड ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और इस मामले में स्कूल की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में थी, काफी संदिग्ध नजर आ रही। छात्रा छलांग लगाने का उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आता है और इस सुसाइड मामले में अब शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दिन बच्ची ने टीचर से शिकायत की थी कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। अमायरा को शिकायत करने के बाद और बच्चों ने बैड वर्ड को लेकर के टीचर से शिकायत की थी और इसके बाद ही अमायरा ने चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। जांच रिपोर्ट में और क्या कुछ बातें सामने आई हैं, जांच रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में कक्षा 4 की बच्ची की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर रिव्यू किया जाएगा और इसके बाद ही संभवतः कोई एक्शन स्कूल प्रशासन पर हो सकता है। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी और वो बच्ची किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। इस पूरी घटना में स्कूल शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रहा है। माता पिता भी स्कूल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल ने कभी भी बच्ची की इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अमायरा की मां बार बार अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अमायरा के क्लास टीचर से बात की थी, क्लास कोऑर्डिनेटर से भी साल में कई बार बात की थी, लेकिन स्कूल द्वारा इन बातों को टाल दिया जाता था और अनदेखा कर दिया जाता था कि स्कूल में अमायरा बुलिंग का शिकार हो रही है। अमायरा के पिता का कहना है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान भी इस बात को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई। मामले में शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामनिवास शर्मा ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का साफ पता तो पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। हालांकि जांच में ये बात सामने आई है कि उस दिन अंग्रेजी की कक्षा के वक्त बच्ची ने टीचर को शिकायत की थी कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। अमायरा की शिकायत करने के बाद और भी बच्चों ने शिकायत की थी और कहा था कि कक्षा में गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही अमायरा की भी शिकायत की थी, जिस तरह बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। इसके बाद टीचर ने सभी को समझाया था। करीब 40 मिनट क्लास चली। उस दिन शनिवार था, इसलिए स्कूल 1 बजे तक का ही था। करीब 12:27 पर अमायरा वॉशरूम जाने का कहकर क्लास से निकली और ये कदम उठा लिया।
वहीं शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भवन के निर्माण की खामियों को भी चिन्हित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल 5 मंजिला भवन में चल रहा है। इस लिहाज से हर मंजिल पर गार्ड होना चाहिए। सीढ़ियों पर और नीचे एक जाल होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, वो आपस में खेलते हुए कोई सामान फेंक सकते हैं या गिर सकते हैं। किसी बच्चे को नीचे चोट न लगे, इस हिसाब से नेट होना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को मिलने के बाद इसे रिव्यू किया जा रहा है और पुलिस अभी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। स्कूल प्रशासन का रवैया और जांच की गति कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अमायरा के परिजनों से उनकी बेटी तो छिन चुकी है, लेकिन अब उन्हें बस इंतजार इस बात का है कि उन्हें न्याय मिल सके। मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और कक्षा अध्यापिका को बुलाकर भी जो जांच है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और शिक्षा जो विभाग के अधिकारी हैं रामनिवास शर्मा, उन्होंने बताया कि जो पूरी जांच की गई है उसमें शिक्षकों के बयान लिए गए हैं, बच्चों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर ही पूरी जांच की गई है। हालांकि रिकॉर्डिंग में ऑडियो अवेलेबल नहीं था, तो कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। पुलिस इस मामले में जब जांच करेगी तो उस दोनों रिपोर्टों को देखने के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उस बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं इतने दिन बीत जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन है। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। वहीं जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा के साथ हुई हैरान करने देने वाली इस घटना के बाद भी लगता है कि प्रदेश के निजी स्कूल प्रशासन ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। अजमेर के एक नामी निजी स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के छात्र के साथ उसके साथियों द्वारा मारपीट, कपड़े उतरवाने और वीडियो वायरल करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इसके आधार पर पुलिस ने मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों से पीड़ित छात्र तनाव में था और घर वालों के पूछने पर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। बच्चे ने क्या बताया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अजमेर के मयूर स्कूल में पिछले 1 महीने पहले नाबालिग स्कूली छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ग्रुप ने दूसरे बच्चा जो कि नाबालिग है उसको एक गार्डन में बुलाया, उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े भी यहाँ पर उतार दिए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात से नाराज पीड़ित छात्र के परिजनों ने अलवरगेट थाने और सिविल लाइन थाने यानी कि अजमेर के 2 थानों में प्रकरण दर्ज कराया। दोनों ही थानों में जांच की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम से नाराज NSUI के पदाधिकारियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर स्कूल प्रशासन का पुतला फूंका और नाराजगी जाहिर करते हुए यहां पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कुछ जो आंदोलनकारी छात्र थे वो स्कूल के गेट को फांदकर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अजमेर के निजी स्कूल से छात्र को प्रताड़ित करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला पिछले महीने का है, जब छुट्टी के बाद पीड़ित छात्र स्कूल परिसर से बाहर आ रहा था। इसी दौरान उसी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने उसे रोका, अकेले में ले जाकर मारपीट की। छात्रों ने उसके कपड़े उतरवाए, उठक बैठक करने पर मजबूर किया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर छात्र को मानसिक रूप से परेशान किया गया। परिवार के मुताबिक आरोपित छात्र पहले भी धमकी देते थे, वीडियो डालने की धमकी देकर पीड़ित को दबाव में रखते थे। केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब वीडियो की जांच कर रही है। आरोपित छात्रों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अजमेर सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि छात्र के चाचा द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल करवाया जाएगा और बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने साफ किया है कि आरोपित छात्रों के साथ साथ स्कूल प्रशासन से भी जवाब तलब किया जाएगा कि विद्यालय परिसर में ऐसी घटना आखिर हुई कैसे और सुरक्षा प्रबंधन में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। घटना का स्कूल में हुई थी।
छात्र की पिटाई के मामले को लेकर एनएसयूआई कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन का पुतला जलाकर कार्रवाई की मांग तेज की। आक्रोशित छात्र और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए स्कूल के मुख्य गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अलवर गेट थाना पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। मौके पर हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर सुनील लारा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 महीने पहले स्कूल के छात्र के साथ हुई गंभीर मारपीट की घटना को स्कूल प्रबंधन ने छुपाया। न सिर्फ घटना को सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि मारपीट करने वाले छात्रों पर भी किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित छात्र को न्याय मिले और दोषी छात्रों और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला तो सबको पता, पूरा शहर से छुपा नहीं है। ये बड़ी बड़ी स्कूल हैं, जिन स्कूलों में ऐसी घटनाएं होती है, आम बात हो गई है। कोई सामने नहीं आता, किसी के परिजन सामने आ जाते हैं। कुछ वहाँ पूरे एक बच्चे के साथ में शोषण हुआ, उसकी वीडियो वायरल करके पूरे सोशल मीडिया पर डाल दी। जब उनके बाद इनको पता पड़ा 1 महीने बाद में, तब जाकर के उन्होंने बच्चों को कार्रवाई करके इतनी सीधी पूरी कर दी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जबकि नैतिकता आधार पर इस प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए, जो लोगों के बीच में नहीं आता है, लोगों को जवाब नहीं देता है। और यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र में सब कुछ जायज़ है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुलिस को बुला करके कि मतलब ये समझ रहे हैं कि हम पुलिस हमारी रखवाली करेगी। अरे ठीक है, पुलिस वाले बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ में यह घटना होती है तो फिर क्या होता है? प्रदर्शन चल रहा है, कोई आए वहीं मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल संजय खाती ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने मारपीट में शामिल छात्रों को तुरंत 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। परीक्षा अवधि के दौरान परिजनों की मौजूदगी में ही उन्हें परीक्षा दिलवाई गई। प्रिंसिपल ने साफ किया कि मारपीट की घटना स्कूल कैंपस में नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर हुई थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित छात्र और उसके परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जो भी जांच करेगी, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई तय होगी। स्कूल प्रबंधन ने निष्पक्ष जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। पाया कि भाई जो भी हुआ है, ये चीज़ जो हुई है ये अब दोबारा नहीं होगी। और ये बच्चों ने पीटा है, उन्होंने भी अश्योर किया पूरी डिसिप्लिन कमेटी के सामने, और उनके पेरेंट्स ने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि ये चीज़ नहीं होगी। और वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इसलिए डरे हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो कक्षा 12वीं के छात्र हैं। हम लोग वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब जब छुट्टी होती है तो हमारा पूरा स्टाफ जो है, मेरे 160 टीचर्स का स्टाफ, ये पर्सनली इंश्योर करता है कि एक एक बच्चा बस में बैठे और बस में बैठ के गेट से बाहर जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये इंसिडेंट जो हुआ है स्कूल के बाहर हुआ, उसके ऊपर हमारा बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। तो उस चीज़ के लिए हम आपस में डिसिप्लिन कमेटी में बैठ के सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या कर सकते हैं, और जो भी हो पाएगा तो हम बिल्कुल करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब प्रदेश में स्कूलों में बच्चों से दुर्व्यवहार के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो और स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। अजमेर में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ उन्हीं के सहपाठियों ने अलग अलग जगह पर मारपीट की, उसके कपड़े उतारे गए, और ये भी बताया जा रहा है पीड़ित छात्र ने डर कर अपने परिजनों को करीब कुछ दिनों बाद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित छात्र के परिजन अलवर गेट थाने पहुंचे और सिविल लाइन थाने पहुंचे। दोनों थानों में उन्होंने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इस प्रकरण में अपने स्तर पर जो मारपीट करने वाले छात्र हैं उनको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, और पुलिस है वो जो कि हर पहलू पर यहाँ पर जांच कर रही है। वहीं आज कांग्रेस संगठन के जुड़े एनएसयूआई के छात्र संगठनों ने स्कूल के बाहर जमकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन का पुतला भी यहाँ पर फूंका है। वहीं आंदोलन करने वाले छात्रों का कहना है कि ऐसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच जो आपसी झगड़ा हुआ है उसमें स्कूल ने तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और जयपुर की बुहाना थाना पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर ठग चढ़ा है जो लोगों को खाली पड़ी जमीन दिखा करके इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देता और उनके साथ ठगी करता था। लविश नाम का ये शातिर ठग लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है जो सिर्फ फ्लाइट से ही ट्रैवल करता था। हाल ही में ये ठग बैंगलोर में अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंचा, जहां से बुहाना थाना पुलिस ने इसे पकड़ लिया।
और कैसे ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था और कैसे ये लोगों को अपना शिकार बनाता था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोगों को खाली पड़ी जमीन पर इन्वेस्ट करने और बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को जयपुर की मुहाना थाना ने गिरफ्तार किया है। भूमाफिया मुहाना इलाके में अजमेरा प्रॉपर्टी के नाम से दुकान चलाता है। इस माफिया के खिलाफ 18 सितंबर को मुहाना थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे बेंगलुरु से पकड़ लिया। भूमाफिया बेंगलुरु अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए गया था। भूमाफिया ट्रेवल के लिए केवल फ्लाइट का उपयोग करता था ताकि पुलिस उसे आसानी से न पकड़ सके। ये आरोपी लवेश जैन है, जिसके खिलाफ अंकित कुमार नाम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसने मुझे सीतारामपुरा टोल के पास में कोई गजानन नाम से स्कीम है, उसमें प्लॉट देने का वादा किया, इकरारनामा किया 1,27,00,000 में और करीब 82 लाख रुपए कैश और ऑनलाइन इससे दिए। और जो पैसा ऑनलाइन दिया खाते के थ्रू, वो इसके मदर के खाते में पैसा डलवा और उसके बाद में इसे ना तो कोई प्लॉट दिया और ना ही इससे कोई बात की, संपर्क तोड़ दिया। उसके बाद परिवादी ने ये मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें तलाश करते हुए लवेश जैन को बेंगलोर से दस्तयाब किया गया और मुकदमे में गिरफ्तार किया। लविश जैन के खिलाफ पीड़ित अंकित कुमावत ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया कि लविश जैन, उसकी मां और पिता तीनों ने अंकित को टोल के पास लाखना रोड पर खाली जमीन दिखाकर इन्वेस्ट करने और उसमें कॉलोनी काटने, उसमें प्लाट देने का झांसा देकर ऑनलाइन नकद 82 लाख रुपए हड़प लिए थे, जबकि असल में जमीन किसी और की थी। मुकदमा दर्ज होते ही लविश जयपुर से फरार हो गया था, जो बार बार अपनी लोकेशन बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस टीम ने पटना, मनाली और वाराणसी होते हुए बेंगलुरु से इसे गिरफ्तार किया है। लग्जरियस लाइफ जीने का आदी है। लोगों से जो चीटिंग की, उस पैसे से बाहर जाके होटलों में ऐश करना। वहाँ जो इसकी पूछताछ में आया है, बेंगलोर में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके पास में ये गया हुआ था। और चूँकि इसने यहाँ से इसके खिलाफ एक मुकदमा सुनने में चित्रकूट में भी दर्ज हुआ है, इसके अलावा एक परिवादी ने इसके खिलाफ यहाँ और मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसमें भी इसी तरह प्लॉट दिखाकर पैसे लेकर चीटिंग का आरोप। लविश जैन के खिलाफ थाना मुहाना में ही एक और मामला दर्ज है। थाना चित्रकूट जयपुर पश्चिम में भी एक मामला दर्ज होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ठग से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि ये ऐसी जमीन को टारगेट करता है जो कि खाली रहती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता। उस जमीन को ये अपनी जमीन बताता और पीड़ितों को ठगता है। इसने जयपुर शहर में लोगों से लगभग करोड़ों रुपए की ठगी की है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।